समस्थानिक। समस्थानिक समस्थानिक का एक और नाम है समप्रोटॉनिक। समप्रोटॉनिक इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आइसोटोन। नाम से ही पता चल रहा है समस्थानिक। स्थान शब्द किसके लिए आया है? परमाणु संख्या। तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो, अगर 2 या 2 से अधिक परमाणु हो और उनमें प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, बाकी क्या है नहीं पता, लेकिन केवल क्या चीज बराबर हो? प्रोटॉन की संख्या, तो उन्हें एक दूसरे का हम क्या कहेंगे? समस्थानिक। तो चलो लिखो इसका परिभाषा। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान हो, 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 तो उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे समस्थानिक कहते हैं। तो उसे समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे तुम लोग 1H1 का नाम सुना होगा सर, क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन, यही ना नाम है। इसका नाम सुना होगा सर 1H2, इसका हीलियम नाम है। इसका नाम नहीं सुना है सर, इसका नाम है ड्यूटेरियम। इसका नाम सुना है सर 1H3 का? नहीं सुना है सर। इसका नाम है ट्राइटियम। ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है। अब समझो सब में, इसमें इसका मतलब क्या है आपको मालूम होना चाहिए। ये वाला सिंबल याद है, ऐसे x लिखते हैं, यहाँ z लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं? a लिखते हैं ना। तो सब में देखो, इसमें अगर हम बोलें 1H1 में, 1H1 में इसमें z का वैल्यू कितना है? 1, मतलब कि प्रोटॉन का वैल्यू कितना है? 1 है। उसी तरह से अगर मैं 1H2 की बात करूं, तो इसमें भी Z इक्वल टू P का वैल्यू कितना है? 1। लेकिन यहाँ ठीक से देखिए, ऊपर क्या है? 1। ये किस चीज को बताता है? A को बताता है, और A का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसका मतलब केवल क्या होता है? प्रोटॉन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन अगर लिखते भी हैं तो न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या लिखेंगे? मतलब इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो 1H1 यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। पर इसमें क्या होता है? 1H2 में न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 होगा, तभी तो जोड़ के 2 आएगा। समझ में आया? उसी तरह से और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग? इसको थोड़ा और ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए 1H3 में Z इक्वल टू P इक्वल टू 1, लेकिन न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या है? न्यूट्रॉन का वैल्यू 2, तभी तो 1 और 2 ऐड करके 3 होगा। तो सीधा सीधा बोलने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन अगर ये है, तो इसके एटम में अगर केवल प्रोटॉन है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन होगा। अगर एक न्यूट्रॉन आ गया तो ये कहलाएगा ड्यूटेरियम, और एक और न्यूट्रॉन आ गया तो क्या हो जाएगा? ट्राइटियम। समझ में आया?
एक बैग है, उसमें 10 कपड़ा अट गया, एक कपड़ा छूट गया और लेके जाना है, तो किसी तरह बैग का चैन खोलेंगे, कहूँगा कोच ओच के और रख दिए, और लेके जा रहे रास्ते में फिर फट गया चैन और निकल गए, ये भी हो सकता है। तले एगो और कपड़ा याद पर रख जाए, एगो और कपड़ा छूट गया, तब घरे गए, दोसर बैग लिए, सब कपड़ा रखे, फिर भी एगो बैग छूट गया, एगो कपड़ा छूट गया, मतलब लास्ट वाला। तो किसी तरह भी कोचते उचते लेके जैसे ही कोच रहे हैं, जैसे ही चैन बंद कर रहे हैं, फिर फटाक देखिए फट जा रहा है। देखा सब, 2-3 किस्म का बैग, एक बैग में 10 कपड़ा अटेगा तो 10, यहाँ पे एक प्रोटॉन है तो मतलब फर्स्ट क्लास है, ठीक है, एकदम स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। एक न्यूट्रॉन इसमें आ गया, ठीक है, अच्छा है, आ गया, लेकिन कसेत हो गया पूरा इसका जगह, ठीक है। अब इसमें से क्या है, ये ज़्यादा देर तक न्यूट्रॉन रहने वाला नहीं, अगर ये हो भी गया तो ठीक है, ऑटोमेटिक ये न्यूट्रॉन बाहर निकल ही जाएगा, जैसे बैग से कपड़ा निकल जा रहा है। तो मतलब ये वाला चीज़ जो है ना, बहुत कम होता है, बहुत कम, हमारे नेचर में ड्यूटेरियम बहुत कम होता है, समझ में आया। मतलब मान के चलो कि 100% में 10% से भी कम ड्यूटेरियम होता है, मतलब ये भी हाइड्रोजन ही गैस है, बस फर्क इतना है कि इसमें न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाए ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन, तो एक। अगर ये ट्राइटियम की बात करें तो ये होता ही नहीं है नेचर में, मतलब आपके प्रकृति में ये गैस नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ इंसान बना सकते हैं। हम लोग इसे बनाएंगे, अगर हम इसमें एक न्यूट्रॉन इंजेक्ट कर दे, एक और न्यूट्रॉन, तो 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे और एक प्रोटॉन। किसी तरह भी अगर इसमें न्यूट्रॉन इंजेक्ट हो जा रहा है तो थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए क्या बनेगा, ट्राइटियम। फिर ये तो बिल्कुल वैसे कपड़ा की तरह है जैसे कि भरे और तुरंत फट गया, मतलब कोशिश तो किए फिर निकल गया। तो ये स्टेबल कभी नहीं है, तो आपको याद रखना है, ये नेचर में पाया जा सकता है लेकिन ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल, समझ में आया। अब आप देख सकते हैं सब में प्रोटॉन की संख्या क्या है, मतलब बराबर है, तो इसका नाम समप्रोटॉनिक, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समस्थानिक। क्लियर हो गया, जैसे में इसको नोट कर लीजिए। हो गया, बड़ा टाइम लगा उतर लो। हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो बहुत सारा हो सकता है, मतलब ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, लेकिन इसका परमाणु संख्या होता है 92, ठीक है। अब इसमें आप देखिए Z इक्वल टू P इक्वल टू कितना है, 92, लेकिन न्यूट्रॉन निकालना हो तो A माइनस Z कीजिएगा, मतलब 235 से क्या घटाइएगा, 92, कितना आएगा, 5 से 2 गया 3 और 13,
मतलब 13 से 9 गया 4, 143, यही ना रहा है। इसमें आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन क्या आएगा, जैसे इसमें Z का वैल्यू यानी कि प्रोटॉन 1/2 है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है मतलब कितना एक्स्ट्रा हो गया, 143 है। जैसे A माइनस Z कर रहे हो मतलब 238 से तुम घटा रहे हो 92, तो 35 में 3 ही एक्स्ट्रा ना हुआ, तो 146। न्यूट्रॉन इसमें 146 है, इसमें 143 है। तो आपने समस्थानिक में एक और गुण देखा कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है, होती भी है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या जरूर बराबर होगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्लियर हो गया। और भी एग्जाम्पल ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, कार्बन का भी एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे आपको कार्बन 12 का नाम आप सुने होंगे, तो इसमें आप देखें तो Z इक्वल टू P इक्वल टू कितना है 6, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। और आपका कार्बन में 14 का नाम सुने होंगे, तो इसमें आप Z इक्वल टू P इक्वल टू देख रहे हैं 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है 14 माइनस 6 बराबर कितना है 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 8 है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 6, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या है बराबर है। तो इन्हें हम सम प्रोटॉनिक या समस्थानिक कहेंगे। जब भी ऐसा कोई तत्व मिले, हम लोग अध्ययन के दौरान ऐसा जब भी देखेंगे तो इसे हम लोग कहेंगे। इसे भी एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए, जरूरत पड़ेगा, याद रखिए। कमेंट हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोबार यानी समभारिक। समभारिक आइसोबार तो क्या है कि देखो, इसमें एक ही तत्व का बात नहीं होगा। जैसे इसमें पढ़े तुम लोग यूरेनियम यूरेनियम, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन सब हाइड्रोजन है। तो कहने का मतलब है कि एक ही जैसा तत्व का परमाणु में अगर प्रोटॉन की संख्या बराबर है, ठीक है, तो हम उन्हें समस्थानिक बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन ले लेंगे और एक कार्बन ले लेंगे और उसका चेक करेंगे, कभी होगा ही नहीं। हाइड्रोजन का प्रोटॉन एगो होगा, कार्बन का कैगो होगा 6 गो। अब बात है समभारिक का, तो इसे याद रखने का तरीका है समभारिक मतलब एक भार वाला। एक भार वाला, तो एक भार वाला का मतलब ही हो गया सीधा सीधा कि तत्व अलग अलग हो जाएगा। तो परिभाषा यहीं से अपने आप क्रिएट हो रहा है। एक से अधिक प्रकार का तत्व रहेगा। जैसे अभी अभी तुम लोग कार्बन 14 देखे हो ना, अभी देखे हो, सॉरी 6, लेकिन नाइट्रोजन का तुम लोग जानता होगा 7 14 होता है कि नहीं। यहाँ पर भार देख रहे हो इक्वल है, तत्व के परमाणु अलग अलग है कि नहीं। ये कार्बन है तो ये क्या है नाइट्रोजन। तो ऐसा भी तो तुमको मिल सकता है कि भार बराबर हो, मतलब यहाँ पे 14 लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि हो सकता है कि 6 गो यहाँ पे हो सकता है क्या 6 गो प्रोटॉन है और कै गो न्यूट्रॉन है भाई 8 गो न्यूट्रॉन है। तो 8 गो न्यूट्रॉन, तो आप जानते हैं न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन का वजन लगभग एक होता है। यहाँ पे देखो 7 गो प्रोटॉन है
और 7 गो क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इसका और इसका लगभग वजन क्या होगा, बराबर होता है। तो वजन में तो ये दोनों बराबर ही ना हुए, लेकिन तत्व तो अलग अलग है। तो 2 या 2 से अधिक तरह के परमाणु होंगे अगर, और उनमें भार क्या होगा, हाँ, भार की जगह पर आप परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं कि द्रव्यमान समान होगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला तो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा, तो उस नीचे वाला के बोलने की जरूरत नहीं है, आप बोल भी सकते हैं। लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ न्यूट्रॉन कई गो है और यहाँ 7। तो देखो प्रोटॉन अलग अलग हो सकते हैं, न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, और इनका योगफल क्या होगा। इसका एक और बहुत अच्छा डेफिनेशन आ गया कि यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योगफल बराबर हो, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, माने इनकी संख्या का योग बराबर हो लेकिन इनकी संख्या अलग अलग हो, तो उन्हें भी हम क्या कह सकते हैं, समभारिक। सिंपल, क्लियर हो गया। तो चलो एक जैसे परिभाषा लिख लो, 2 या 2 से अधिक तरह के, 2 या 2 से अधिक तरह के तत्व के परमाणु, 2 या 2 से अधिक तरह के तत्व, 2 या 2 से अधिक तरह के तत्व के परमाणु में उनके भार बराबर हो, उनके भार बराबर हो, लेकिन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, लेकिन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, लेकिन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, लेकिन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, तो उन्हें समभारिक कहते हैं, तो उन्हें समभारिक कहते हैं। तो उन्हें समभारिक कहते हैं। हो गया। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अभी लिखे थे कार्बन 6 और इसका 14 था, और नाइट्रोजन 7 14, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन में 1s3 जो आर्टिफिशियल है, इसके अलावा सूर्य में आपका ये रिएक्शन जब हो रहा होता है तो 1He3 भी बनता है, मतलब एक न्यूट्रॉन वाला। हीलियम में भले ही 2 गो प्रोटॉन हो, लेकिन ये 3 भी, ये भी अनस्टेबल है। स्टेबल कब होगा, जब 4 हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये भी हो सकता है। ऑक्सीजन के बारे में सुना ही होगा, 8 और कितना होता है 16, लेकिन एक 17 का भी होता है, हो सकता है, पर ये अनस्टेबल ही रहेगा। और फ्लोरीन 9 17, ये भी अनस्टेबल ही है। तो ये देखिए ऊपर क्या है, इक्वल है। ऐसे जो भी बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, समभारिक आइसोबार कहलाएंगे। ये एग्जांपल है, जैसे नोट कर लीजिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं है किसी का भी, आज तबीयत खराब है सबका। यहाँ देखो गलती से 1 लिखा गया है, 2 होगा। हीलियम है तो 2 गो ना होता है नीचे, यह सुधार कर लेना। हो गया है।
चलो संभारिक के बाद आपको पढ़ना है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन। इसमें थोड़ा सा उलझन है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। न्यूट्रॉन की संख्या पता करना है तो आपको सीधे सीधे याद रखना है, इसमें बाकी सब छोड़ दो, खाली ध्यान किसकी बात का रखना है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या अगर बराबर है तो वो सम न्यूट्रॉनिक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन में 1H3 हम लोगों ने देखा था 1H3, तो इसमें बताओगे न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन बराबर A माइनस जेड होता है ना, तो A कितना है 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 2। इसी तरह से हीलियम में 2 और यहाँ पे 3 लिखेगी 4 है, अगर 4 लिखते हैं तो उस समय इसमें आपका न्यूट्रॉन कितना आएगा A माइनस जेड, यानी कि 4 माइनस 2, क्या बराबर आ गया। तो उसका मतलब हुआ कि अतः 1H3 और 2He4 क्या है, तो ये इस पर नोमेरिकल रहेगा, आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा और चेक करने के लिए बोलेगा कि इसमें से कौन सम न्यूट्रॉनिक है। और देखिए नोमेरिकल कैसे रहेगा, तो आपको है HIH ये सब नहीं लिखेगा, वो ना इसके जगह पर A या B डाल देगा। जैसे लिख देगा A और यहाँ क्या लिख देगा B लिख देगा, और उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे 50 डाल दिया, क्लियर है। और 50 डाल देने के बाद मान के चलो कि यहाँ पे आपको डाल दिया इसके आधा के करीब में डाल देगा, जैसे कि मान के चलो 24 डाल दिया हो इस टाइप का। और उसी तरह से यहाँ पे आपको मान के चलो कि 51 डाल दिया, ठीक है, और इसी के रेंज में डाल दिया, जैसे 26 डाल दिया, क्लियर। अब बोल देगा कि बताओ ये सम न्यूट्रॉनिक है कि नहीं, है ना। जैसे कि A और B हैं तो ऑप्शन ए रहेगा सम न्यूट्रॉनिक है, ऑप्शन बी में रहेगा सम न्यूट्रॉनिक नहीं है, और ऑप्शन सी में रहेगा सामान्य तत्व है, ऑप्शन डी में रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब आपको इसमें चेक करना होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलती कैसी है A माइनस, तो अब 50 में से आपको क्या घटाना होगा 24, तो घटा के देखिए कितना रहा है 26, और इसमें 25, तो बराबर आया क्या, न्यूट्रॉन की संख्या तो बराबर नहीं आया, और ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो ऑप्शन आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सामान्य तत्व है। समझ में आया, ना ही ये समस्थानिक है, ना ही ये संभारिक है, और ना ही ये समन्यूट्रॉनिक है। तो आंसर में यही ना होगा कि सामान्य तत्व है, कि जा रहा था डी पर, इनमें से कोई नहीं, सोचा तो यही होगा तुम लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जो ऐसा हम उम्मीद करते हैं वैसा ही तुम लोग उस पर खरा उतरते हो, वेरी गुड। चलो तो इसको जैसे में नोट कर लो, छोटी होती है, हाँ अलग अलग तत्व, तो जैसे ए बी हो गया, ठीक है। और बोलिए क्या बराबर हो, परमाणु संख्या मान लीजिए x है तो ये भी x, अच्छा और बोलिए द्रव्यमान संख्या भी बराबर हो, आए जैसे कि ये y है तो ये y है, तो इसका मतलब अगर ये सोना है तो ये भी सोना है। समझ में आया, एक ही तत्व हो जाएगा, क्लियर हो गया। आप ही देखिए सब कुछ मैच कर गया तो एक ही हो जाएगा, सिंपल। और ऐसे ही तत्व की पहचान होती है, आइडेंटिफाई ऐसे ही करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास सोना है, नाभिकीय विखंडन हुआ किसी तत्व का, और सेम वैसा ही पैटर्न का परमाणु बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये भी सोना ही है, गोल्ड है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको इसमें जानना है नाभिक की त्रिज्या का व्यंजक, नाभिक की त्रिज्या का व्यंजक। रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो हमको ये जानना था कि भाई नाभिक का आकार कितना होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे गैस के थ्योरी में पढ़े होंगे कि परमाणु का आकार 10 के पावर -10 मीटर इतना होता है। मतलब अगर 1 मीटर कोई लंबाई है, जैसे कि ये बोर्ड है, यहाँ तक लगभग 1 मीटर होगा, तो इस पर आप नीचे 1 पर 10 को जीरो दे दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब बस इसको ना मतलब बांट दीजिए इतना हिस्सा में,
आए इतना हिस्सा में बांट दीजिएगा। अगर जैसे ये 1 मीटर लंबा है तो इसको अगर हम 100 हिस्सा में बांटते हैं तो लगभग ये होगा। समझ में आया? और फिर इस 100 हिस्सा को फिर 10 हिस्सा में बांटेंगे, फिर 10 हिस्सा में बांटेंगे, ऐसे बांटते चले जाएं तो एक ऐसा समय आएगा कि दिखेगा ही नहीं, तो परमाणु का आकार हो गया। लेकिन हमें जानना है परमाणु के अंदर नाभिक जो होता है उसका आकार कितना होता है। ठीक है, माप तो नहीं सकते लेकिन कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझो। ये बताओ, इसके अंदर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है, इसके अंदर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे पड़े हैं। ये भी एक नाभिक ही है, इसके अंदर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे पड़े हैं। लेकिन दोनों नाभिक में बड़ा नाभिक कौन है? जवाब क्या है? कौन सा नाभिक बड़ा है? तो आपका जवाब होगा कि सर जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है उसका नाभिक का आकार बड़ा है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कम है तो उसमें नाभिक का आकार क्या होगा? छोटा। और इस संख्या को क्या बोलते हैं? ए। यानी ए अगर ज्यादा होगा तो नाभिक का आकार भी ज्यादा होगा। तो ये बताइए कि नाभिक की त्रिज्या किस बात पर निर्भर कर रही है? आए नाभिक की त्रिज्या, यस, सीधी सी बात है कि नाभिक की जो त्रिज्या है या नाभिक का जो आयतन है, ये आयतन बोल सकते हो, हमको निकालना है त्रिज्या, लेकिन ये तो गोलाकार है। तो गोला का आयतन मतलब आकार, आकार जो बोलने का मतलब इसका आयतन, वॉल्यूम किस बात पे निर्भर कर रहा है? ए पर। तो मतलब आयतन जो है वो यानी कि वॉल्यूम जो है वो समानुपाती है किसके? ए का समानुपाती है। बाद में चल करके एक बराबर में कांस्टेंट दिया गया और वो कांस्टेंट जो होता है उसे हम मतलब आर नॉट से सूचित करते हैं। तो पहले इस कांस्टेंट को बाद में हम लोग लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। भी है ना, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ आर क्या है? नाभिक की त्रिज्या। समझ में आया? यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैपिटल आर की त्रिज्या। वो आर नॉट लिखे थे बाबू, वो कांस्टेंट है। आर नॉट जो लिखे थे समानुपाती। और इसके बाद क्या हो जाएगा? ए, यही ना होगा। चलो अब क्या करते हैं कि 4/3 पाई को इधर भेज दे रहे हैं तो आर क्यू, और यहाँ पे जब ये आएगा तो कितना हो जाएगा? 4 पाई/3 है तो 3 बटा क्या हो जाएगा? 4 पाई। और यहाँ पे क्या है? ए है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद ये क्यूब को इधर लाइएगा तो क्या होगा? आर समानुपाती 3/4 पाई का भी पावर 1/3 हो जाएगा और ए का भी पावर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ हम बराबर देते हैं आर बराबर, तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। जैसे उस कांस्टेंट को k इंटू 3/4 पाई का टोटल पावर कितना? 1/3 इंटू ए का पावर क्या लिखा जाता है? जहां आर नॉट बराबर, या आप ऐसे लिख सकते हैं जहां k इंटू 3/4 पाई का पावर 1/3 इक्वल टू कितना होता है? आर नॉट। और आर नॉट के वैल्यू को लिखा जाता है 1.2 फर्मी। फर्मी का वैल्यू याद करो कितना होता है? 10 के पावर -15 को फर्मी कहा जाता है। तो ये आर नॉट कांस्टेंट क्या है? 1.2 गुने 10 के पावर -15 मीटर। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि नाभिक का जो आकार है वो कितना कोटि में आएगा? 10 के पावर -15 के कोटि में आएगा। समझ में आया? तो फाइनली हमारे पास नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला हो गया आर बराबर आर नॉट इंटू ए का पावर कितना? 1/3। अगर हम कहें कि अगर हमें ऑक्सीजन का नहीं, जिस वैसा जो सबसे आसान हो सॉल्व कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल सोच लेते हैं क्या होगा। जैसे किसी का परमाणु द्रव्यमान 8 है, किसका हो सकता है? 4 नंबर पे कौन है? बेरिलियम है ना, तो 8 मान के चलो। तो बेरिलियम का अगर मुझे पता करना है कि उसका नाभिक का त्रिज्या कितना होगा, तो यहाँ पे 8 लिख लो। 8 का घनमूल बताओ, 2 हुआ। आर नॉट का वैल्यू इतना ही नहीं है, तो 1.2 में कितना से गुना कर दो? 2 से गुना करोगे तो 2.4 गुने 10 के पावर -15
मीटर, इतना ही के रेंज में आया। बात बुझा? यानी कि जो भी त्रिज्या आने वाली है कितना कोटि में आएगा, 10 के पावर -15। इसलिए हम आंसर मान के चलते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है या त्रिज्या होता है वो कितना के रेंज में होता है, 10 के पावर -15 मीटर के रेंज में होता है। अब यहाँ एक बहुत खास बात समझना है तुम्हें, कोई भी परमाणु का अगर नाभिक है और उसमें इतना कोटि में अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तभी वो बंधा रहेगा, वही परमाणु का नाभिक होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या सीखना है समझना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लिख रहे हैं, ध्यान देना। ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, एनर्जी लेवल हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का ग्राफ आप समझिएगा, सॉरी ए नहीं आर हो गया, मतलब डिस्टेंस, त्रिज्या की बात हो रही है, आर जो अभी बताया ना, और ये एनर्जी लेवल। तो ये ग्राफ आपको बढ़िया से याद रखना है। इस ग्राफ में ये वाला जो लेवल देख रहे हो, एक फिक्स वैल्यू होता है 0.8 फर्मी। ये तो फैराड हो गया, सॉरी छोटा एफ लिखेंगे, एफ। 0.8 फर्मी पर एनर्जी लेवल जो होता है वो मिनिमम होता है। और दुनिया की हर चीज, आपको बार बार बताते हैं कि दुनिया की हर चीज स्टेबल होने के लिए मिनिमम एनर्जी में चाहती है। अगर आपका रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो एनर्जी लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेडियस घटेगा तो भी एनर्जी लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। लेकिन 0.8 फर्मी पर क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दूरी जो है, दूरी देखो, जैसे यही प्रोटॉन है और ये भी क्या है, प्रोटॉन है, इसके बीच का दूरी कितना फर्मी, तो ये बहुत अच्छे से स्टेबल रहेगा, पकड़ के रखेगा, इसमें नाभिकीय बल एकदम बढ़िया लगेगा, साफ। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ये ज्यादा हो गया, जैसे यहाँ का प्रोटॉन और यहाँ का प्रोटॉन, इसके बीच का डिस्टेंस 0.9 फर्मी हो गया, ठीक है, तो इनके बीच जो नाभिकीय बल है वो कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे। समझ में आया? अगर ये डिस्टेंस इतना है, इतना 0.7, तो भी इनके बीच नाभिकीय बल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगर एक परमाणु के नाभिक को खूब पावरफुल रहना है तो उसे लगभग कितना डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, तो दुनिया का कोई भी परमाणु का नाभिक अगर स्टेबल है तो समझ लेना कि वो कितना फर्मी के डिस्टेंस पर अपने मेंटेन कर रहा है, 0.8। 0.8 का मतलब 0. केवल 8 नहीं होता, याद रखना। 0.8 का मतलब 8.1 भी होता है, 0.8 का मतलब 8.2 भी होता है। समझ में आया? तो इसी डिस्टेंस को इसे क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। तो ये आपका स्टेबल है ना, पोजीशन है, ये होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछता है कितना होना चाहिए। तो आपको ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया? इसके बाद आपको इसी से एक और सवाल बनेगा कि नाभिक का घनत्व क्या होता है। घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लिक, चलो ऐसे ही हिंदी में देख लेते, इंग्लिश जानते ही हो। नाभिक का घनत्व, घनत्व मतलब क्या, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को सूचित करते हैं किस चीज से, रो से। तो नाभिक का घनत्व यानी कि रो इक्वल टू द्रव्यमान बटा में आयतन। अब जल्दी से बताओ, द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं, ऐसे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। अब क्या करो कि आर का वैल्यू पुट कर दो, ए 4/3 पाई आर क्यू के वैल्यू, आर का वैल्यू कितना है, R0 a का पावर 1/3, R0 a का पावर 1/3। इसका टोटल पावर क्या है, 3 है। तो अब बताओ क्या आएगा, 4π/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/4 ए हो जाएगा, और बटा में R0 का क्यूब, और ये 3 3 कट जाएगा, ए, तो ए से ए कट गया। उसके बाद आप सबका वैल्यू पुट कर लीजिए, 3/4 गुने 3.14, R0 का वैल्यू रख लीजिए 1.2 का पावर कितना, 3, गुने 10 के पावर -15, इसका पावर कितना, 3 कर लो। लगभग जब इसको आप सॉल्व करिएगा
तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगा 2.3 गुने 10 के पावर 17। बात समझ में आया? इतना के रेंज में आपका ये वैल्यू आएगा। अब आप इसको 10 का पावर 17 कर लिए, 2.3 10 के पावर 17, और यहाँ पे डेंसिटी निकालना है तो द्रव्यमान मतलब कि केजी। अच्छा एक चीज मिस्टेक हुआ है बाबू लोग, ए ना ठीक है, ठीक ए तो कट ही जा रहा है। तो ये जो केजी है प्रति यहाँ पे क्या लिखाएगा, मीटर क्यूब। सोच लो, दिमाग लगाओ, यहाँ पे 10 का पावर 17 कम नहीं होता है, 10 का पावर 17 बहुत ही ज्यादा मात्रा है, बहुत ही ज्यादा। मतलब अगर हम 1 मीटर लंबा बर्तन और 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा बर्तन में खाली नाभिक को चुन चुन करके भर दे तो कितनों बड़का क्रेन लगा लोगे लेकिन वो उठेगा नहीं। अब वही आप वही बर्तन में खाली पानी भर दीजिए, तब पानी जब भर दीजिएगा तब 1000 लीटर पानी उसमें अटेगा। समझ में? 1000 लीटर का मतलब 1000 केजी पानी अटेगा। 1000 केजी पानी अटेगा, उसको क्रेन से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाभिक, तो दुनिया में सबसे ज्यादा भारी अगर कुछ है तो वो है नाभिक। नाभिक से भारी कुछ भी नहीं, अगर केवल नाभिक को इकट्ठा कर दिया जाए तो, पर ऐसा पॉसिबल अभी आज तक हो नहीं पाया। तो आपको याद रखना है नाभिक का घनत्व कितना होता है। हाँ, ये 10 का पावर 17 जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ये दो चीज हम लोग कर लिए बढ़िया से, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।